वाला बात याद आ जाता है हमको कभी कभी, भैया हम तो लिखते नहीं, हमको याद रह जाता है। हाँ। आपकी फैमिली में और कौन कौन है वंश? भाई बहन है? कौन है? बड़ा छोटा? कितने साल का है? क्या नाम है उनका? V1। ठीक, वो 10 रुपया में 150 चॉकलेट खाते हैं और 9 रुपया में 155। भाभी का ये बता पाएंगे ये क्या है? इंडिविजुअल डिमांड, ये भी इंडिविजुअल डिमांड, दोनों भाई का मिला दे तो मार्केट डिमांड। 1 इकोनॉमिक यूनिट का देख रहे थे तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। आप भी तो फैमिली है ना सर, 2 भाई भी तो एक फैमिली है। मोर देन 1 इकोनॉमिक यूनिट, वो 2 भाई हो सकता है, 2 भाई प्लस मम्मी पापा हो सकता है। मोर देन 1 इकोनॉमिक यूनिट, 1 यूनिट का देख रहे हैं तो इंडिविजुअल है। अब 2 की जगह 4 कर दीजिए। आपका सरनेम भूल जाता हूं मैं वंश, मिस्टर अग्रवाल, मिसेस अग्रवाल का चॉकलेट का कंजम्पशन भी डाल दीजिए इसमें, तो मार्केट डिमांड है। आपको जरूरत नहीं है पूरा खानदान को जोड़ने का, एक से ज्यादा करते ही मार्केट डिमांड बन जाता है। समझ रहे? हम फर्स्ट क्लास में बोले थे, इट इज नॉट अबाउट 1 पर्सन, इट इज अबाउट 1 इकोनॉमिक यूनिट। तो वो वेस्ट बंगाल ऐसे लिखेंगे हम लोग, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वेस्ट बंगाल, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ न्यू दिल्ली, दोनों मिला के क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ मार्केट। 28 तो लिखना होगा, जरूरी है क्या? 2 स्टेट का भी तो देख सकते हैं, समझ रहे मेरा बात को? तो जब भी मोर देन 1 देखेंगे आप तो वो मार्केट डिमांड हो जाएगा। आर्यन फॉलो कर पा रहे? लॉ ऑफ डिमांड का आंसर में सबसे पहले क्या करेंगे? स्टेट करेंगे लॉ, फिर अजम्पशंस, फिर स्केड्यूल। कैसा? एक की दोनों? 6 मार्क का आंसर में ये सब लिखना है। 6 मार्क का क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एंड अ शेड्यूल द लॉ ऑफ डिमांड। कैसे लिखना है भैया वो बताइए। अच्छा, नोट्स हम आपको इसका दे देंगे कैसे लिखना है, पर हम आपको पहले समझा तो दे कि क्या लिखा हुआ है। स्टेट द लॉ, ठीक है। अजम्पशन, टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन। आप जब लॉ ऑफ डिमांड को एक टेबल में रिप्रेजेंट कर दिए कि देखो ये रहा लॉ ऑफ डिमांड, हाँ नंबर कुछ भी ले लेना, लॉ ऑफ डिमांड पूरा कर देना। ये 100.01 होना चाहिए बस, क्योंकि प्राइस कम है, क्वांटिटी बढ़ना चाहिए। समझ पा रहे? अजम्पशंस देंगे, नो चेंजेस इन दो 6 और 7 वॉट एवर इज द अजम्पशन, 5 इज मोर देन इनफ। फिर शेड्यूल को डिफाइन करेंगे या शेड्यूल को डिफाइन करेंगे, दोनों दिखाएंगे, इंडिविजुअल शेड्यूल भी दिखाएंगे, मार्केट शेड्यूल भी दिखाएंगे। फिर आएगा तीसरा पार्ट, लिखिए। एक हो गया इंडिविजुअल, एक हो गया इंडिविजुअल, दोनों को ऐड कर दीजिए 250, और ये कितना लिखे थे? 110 लिखे थे ना, 101, ये हो गया 266, नहीं 256, चलेगा? ऐड कर दिए बस। अभी भी 6 मार्क के लिए आंसर पूरा नहीं हुआ है। हाँ, अब इसी को जब आप, अच्छा शब्दों में बोले तो लॉ ऑफ डिमांड, टेबल में बोले तो डिमांड कर्व, में बोले तो डिमांड कर्व। बोल दीजिए पिक्चराइजेशन, बोल दीजिए, हमको लगता है बेटर वर्ड है। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड इज कॉल्ड द डिमांड कर्व। अब आप डिमांड कर्व को समझाएंगे। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लिखिएगा, of the law of demand is called the demand curve. The graphical representation, जब आप लॉ ऑफ डिमांड को नंबर में नहीं बोल के ग्राफ में बोल रहे हैं तो उस लॉ ऑफ डिमांड का नाम क्या हुआ? डिमांड कर्व। ये वंश का था क्या सर? भाई का नाम बोले थे? वेदांश, विराज। अब 2 ही तो वी है, प्रॉब्लम हो जाएगा। अब दोनों भाई का देखना हो तो बेस्ट पार्ट पता है क्लास 12 का सिलेबस का क्या अंकित? अपने को ना एक भी डायग्राम प्लॉट नहीं करना है। बच्चा बोलता है अरे भैया ये 10
ये 5 1 2 3 4 5 10 ऐसे कर नहीं करना है, एक भी चीज प्लॉट नहीं करना है। आपका जो पिछला टेबल दिया हुआ था उसमें तो पॉइंट्स था, लिखना नहीं, डायग्राम में नहीं दिखाना है। काम करवा दीजिए। आप नंबर दे दीजिए पर प्लॉट नहीं करना होगा, समझ रहे? प्लॉटिंग करने जाएंगे 3 घंटा का पेपर में 150 डायग्राम जीवन में नहीं खत्म कर पाएंगे। हाँ बस नंबर दिखा दीजिएगा, प्लॉट नहीं करिएगा। 10 कहीं पर भी, 5 कहीं पर भी नहीं, एकदम भी नहीं सर। कोई ना तो किसी के पास समय है मापने का, और अगर वो कोई आपको टारगेट कर भी रहे हैं तो आप बोलिए सर आप भी करिए, फिर हर बार कोई नहीं करेगा। काउंसिल का गाइडलाइन यही है दैट वी आर नॉट लुकिंग यू टू हाउ यू मेक द डायग्राम, वेदर यू अंडरस्टैंड द शेप ऑफ द डायग्राम। शेप इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स नहीं है। कोई बात नहीं, कर लीजिएगा कॉमन सेंस लगा के कि सब्सिडी मिला अगर कंज्यूमर को तो वो ज़्यादा डिमांड करेगा। अब हम आपसे एक पूछ रहे हैं सवाल, सॉरी इशिका, विरवंश का डिमांड विराज का डिमांड अलग अलग है, दोनों को प्लॉट करना है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कैसा डायग्राम आएगा? ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो इनका मिलावट अपवर्ड तो नहीं होगा, डाउनवर्ड ही होगा, पर थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा। बोलिए क्यों? इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिलाकर ये होना चाहिए, नहीं तो इतना क्वांटिटी 5 पे था, इतना क्वांटिटी 7 था, तो इस दाम पर तो 12 दिखाना होगा ना। तो कैसे पहचानेंगे कि इंडिविजुअल है कि मार्केट? इंडिविजुअल डायग्राम जो डिमांड कर्व होंगे वो फ्लैट होंगे, सॉरी स्टीप होंगे। इंडिविजुअल डिमांड कर्व स्टीप होंगे, रिलेटिवली वो लंबाई में होंगे, लेकिन जो मार्केट डिमांड कर्व है वो फ्लैटिश होंगे, मतलब दे विल बी फ्लैटर एज कंपेयर्ड टू द इंडिविजुअल डिमांड कर्व बिकॉज इट इज एन एडिशन ऑफ 2 डिमांड कर्व्स। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? बोलिए ये बात क्लियर है, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। आपके पास बुक है मैम? सॉरी, द मार्केट डिमांड कर्व फ्लैट होगा। आप रीड करिए मार्केट। हमको बस बताइए डिमांड कर्व में सबसे पहला बात क्या लिखा? नहीं सॉरी, लॉ ऑफ डिमांड। हाँ लॉ ऑफ डिमांड, यही आपका आंसर होने वाला है। हाँ इसीलिए ध्यान से सुनिए। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, जब प्राइस कम हो जाता है तो ज़्यादा खरीदते हैं, जब प्राइस बढ़ जाता है तो कम खरीदते हैं। उसके बाद उन्होंने अजम्पशंस दिए होंगे, 7 है बुक में, आपको 5 लिखने। आपके साथ मजाक किया है, पता है कौन सा अजम्पशन है? पहला पढ़ो, नो इनकम चेंज, फिर नो टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज। तीसरा क्या होने वाला है? नो चेंज इन पॉपुलेशन डेमोग्राफी, नो चेंज इन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, नो चेंज इन कोई भी, आप समझ रहे हैं? अदर 5 उठा के उसके आगे लिखे नो चेंज इन, बस हो गया। उसके बाद वो ज़रूर आपको शेड्यूल बताएंगे। क्या बता रहे हैं? शेड्यूल को डिफाइन कैसे कर रहे हैं? जब आप टैबुलर वे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो डिमांड शेड्यूल है। मैम उन्होंने डिमांड शेड्यूल कितने लोगों का दिया है? कितने इंडिविजुअल है? नहीं, एक होगा QD ऑफ A, QD ऑफ B। टेबल देखिए ना एक बार, कौन कौन है? 4 है। आपके परिवार में 7 लोग होंगे तो आप 7 बनाएंगे। आप 2 रखिए ना, क्यों फालतू मेहनत कर रहे हैं? QD A, QD B, MD। अगर आपको बेसी समय है आपके पास जीवन में तो आप 5 क्या 100 बना के आइए, है ना? आप QD A बनाएं, QD B बनाएं और उसके बाद QD MD, बस खत्म। आपको 4 क्यों दिखाना है? वो आपका मर्जी है, जो दाम लेना हो, जो क्वांटिटी लेना हो, कुछ भी सर, कुछ भी ले लीजिए आप। जैसे फॉर एग्जांपल आप बताइए क्या कमोडिटी देखना चाहते हैं? बटर 50 रुपये kg आता है, कितना मक्खन खा लेते हो? 10 kg। 55? ज़्यादा खाओगे कि कम? 9 कर लो। भाविका बटर खाती है 50 रुपये में 50 kg।
55 रुपया में 20 रुपीज। बॉडी शेमिंग नहीं है रे, दिस इज रूट से जुड़ा रहना। तो टोटल डिमांड क्या है 50 रुपया में? क्यों याद करना है? कुछ भी मन गढ़ंत ले लेना, बस लॉ ऑफ डिमांड फॉलो करना। कुछ बच्चा ऐसा बना देता है। प्रॉब्लम बताओ क्या है इसमें? एक सेकंड रुकिएगा भैया, आप तो बोले कुछ भी ले सकते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है भाई? हम बोल रहे हैं तुम 9.999 ले ले, अगर तेरे को इतना मजा है लाइफ में। बस 10 से कम करना, क्योंकि प्राइस बढ़ा है। हाँ, कीटो डाइट की वजह से माप माप के खाते हैं आप। बस वो आपके, हम भाई आपको बोल रहे हैं, लड़ाई नंबर पे नहीं है, लड़ाई डायग्राम की प्लॉटिंग पे नहीं है, कॉन्सेप्ट पे है कि आप ये समझते हैं कि नहीं इसका समेशन होता है। बोलिए अंशुमन, क्या बोल रहे हैं? जी, जो डायग्राम में जो डेफिनेशन में था अदर थिंग रिमेनिंग इक्वल, जी, उसमें अपने को ऐसे भी लिखना पड़ेगा जैसे बाकी मेंशन नहीं करना है, लाइक इनकम ऑफ द कंज्यूमर। नहीं, वो तो आप बाद में मेंशन कर रहे हैं ना अजम्पशंस में। तो बस ऐसी अदर थिंग रिमेनिंग कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, उससे बेटर सेट्रेस पेरेबस। उसके बाद मैम एक बार डिमांड कर्व का डेफिनेशन बताइए, हम फोन ले लेंगे भाविका। इंडिविजुअल है और मार्केट है। आप अपना सोचिए, आप ट्यूशन नहीं लेते और आपको कोई बोलता है क्या अंतर है दोनों में या चार में, आपको बुक में क्या दिखाया है? देखिए, कर्व चार्ट तो दिखाया होगा मोस्ट प्रोबेबली। हाय ना में जवाब दीजिए। जो इंडिविजुअल्स हैं वो स्टीप वाले हैं, मतलब थोड़े लंबे लंबे हैं, लेकिन बॉडी शेमिंग के तौर पे मार्केट डिमांड मुटका है। देखिए आप, डायग्राम दिख रहा है आपको वाला, क्योंकि वो समेशन है ना यार। तो फ्लैट वाला हो जाएगा मार्केट डिमांड, स्टीप वाला हो जाएगा इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड होता है। और ये सैंपल पेपर 2023 का क्वेश्चन था। द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। जुड़ते जाएंगे तो क्या मिलता जाएगा? समेशन पता है ना? समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। अग्री करते हैं? सॉरी, आवाज वापस चलेगा। हेलो माइक टेस्टिंग। द हॉरिजॉन्टल समेशन, जब आप हॉरिजॉन्टली ऐड कर रहे हैं किस किस को, इंडिविजुअल, आपको मार्केट डिमांड मिल जाता है। क्लियर है? वेरी गुड। बोलिए मैम। जी, ये होगा 6 मार्क। क्वांटिटी ए, क्वांटिटी बी, क्वांटिटी मार्केट, QD है। हाँ, हम रिपीट कर रहे हैं। 6 मार्क के लिए निहारिका बोल रही है भैया क्या क्या लिखना हुआ फाइनली बताइए, हमको बताइए ना। हेलो, उधर अपना में क्लास चल रहा है, बताना हमको, हम समझाएंगे, प्रॉमिस। कौन सा डायग्राम? क्या है वो? दो डिमांड कर्व है, QDA, दोनों को इंडिविजुअल का समेशन कर दिया, वही मार्केट हो गया। दो ही प्लॉट किया उसमें, तो हम तो वही आपको बोल रहे हैं। शेड्यूल दिखाया 4 का, प्लॉट किया 2, तुम बनाओ ही मार्केट डिमांड शेड्यूल भी दो, कर्व भी दो, है ना? समय भी तो इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो 2 ही का दिखा रहा है। हम तो आपको इसलिए बोले हाउस होल्ड नहीं है, मोर देन 1 इकोनॉमिक यूनिट। समझ रहे हैं बात को? ये जरूरी है कि आप ये समझे। लेकिन मार्केट वो है ना, तो हाँ, चारों की है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चारों का दिखा दीजिए। नहीं करना है बार का, वही तो हम आपको बोल रहे हैं। आप बस फ्लैट कब बना दीजिए, हमको बोलिए ना तकलीफ क्या आपका जीवन में, मार्क किया हुआ 90 और 70 पे, तो क्या प्रॉब्लम है उसमें? तो मतलब इन दोनों में मार्क नहीं है और मार्केट डिमांड का और मार्क। हम बोल रहे मार्क मत करना। हाँ,
चलेगा? चलिए अब ना अगला सवाल जो हम आपसे पूछेंगे उसका आप कोई क्यूट आंसर मत दीजिएगा। जैसे हम बच्चे से एक सवाल पूछा आज सुबह का बैच में, हमको बहुत प्यारा लगा आंसर। हम उन लोग से पूछा वाई इज द डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, हाँ, तो सारा प्यारा बच्चा साथ ही में आंसर दे रहा है इनवर्स रिलेशन। आप क्लास का बिगनिंग में बोले थे कि अगर एक बढ़ेगा दूसरा गिरेगा तो इनवर्स रिलेशनशिप होता है, वही आंसर होगा इसका। नहीं, ऐसा नहीं है। आपसे पूछ रहा है दाम कम हो जाने पर आप ज़्यादा क्यों खरीदते हो, या दाम बढ़ जाने पर आप कम क्यों खरीदते हो। आपसे वो शेप के बारे में बात नहीं कर रहा है, वो लॉ ऑफ डिमांड काम क्यों कर रहा है ये पूछ रहा है आपसे। ऐसा कोई नहीं बात है आज, एकदम सही बात है। बोलता है जब दाम कम होता है ना तो पॉकेट में पैसा बच जाता है, इसीलिए हम ज़्यादा खरीद पाते हैं। ऐसे करके 5 पॉइंट दिए इन्होंने। पहला पॉइंट है लॉ ऑफ डीएमयू। पहले तो हमको बताइए लॉ ऑफ डीएमयू जानते हैं? फुल फॉर्म नहीं जानते हैं? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बोलिए मैम। जैसे कि कंजम्पशन ऑफ सपोज मैंगोज अभी समर सीजन में, तो सपोज बाबा को सेटिस्फाई करता है 10 मैंगोज, तो फर्स्ट उसको जितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसके सेकंड थर्ड फोर्थ वो डिमिनिश होता है। एकदम सही बात है, बाप रे सही बात है। विद एन इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ वन कमोडिटी। ठीक है, रुकिएगा, हम आपको बताते हैं बेस्ट वे से लॉ ऑफ डिमांड को कैसे डिफाइन किया। हम निकाल के रखे थे इसको। हाँ, ये हम आपके लिए निकाल के रखे थे, पढ़ के सुनाइए दूसरे बच्चा को क्या लिखा है। जोर से पढ़िए, नीचे वाला बात। हाँ हाँ, अरे इरशाद सुनिए। हाँ, छोड़िए, तुम खराब कर दे रही हो। हसरत ही रहे तो बेहतर है, चांद हासिल हो जाए तो चांद कहाँ लगता है। ये लॉ ऑफ डीएमयू है। कोई भी चीज के पीछे आप भागते हैं, सोचिए शाश्वत, भैया आवाज नहीं आ रहा वापस। तुमको अब आ रहा है? और जोर से नहीं आ रहा मुझे। जोर से क्या, माता रानी का जागरण चल रहा है क्या? आवाज नहीं आ रहा है। हेलो हेलो, चलिए थोड़ा एको होगा पर सह लीजिएगा थोड़ा। ठीक है, अब आ रहा है? हाँ ठीक है जी, हम आपको उसको प्रूफ कर रहे हैं। रुकिए, हमको मौका दीजिए। पर लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी is something Aryan that even if we don't know about it right now, we have seen it all our life, है ना। सपोज हिंदी में जो कहावत है घर की मुर्गी दाल बराबर, बेसिस कहाँ से आया उसका? क्योंकि हमको रोज मिलता है, क्योंकि हम उससे पक गए हैं, धीरे धीरे हमसे जो उसका एडिशनल सेटिस्फैक्शन आते रहता है वो गिरते जाता है ना। अगर आपका फेवरेट डिश क्या है सर? कोई भी खाने में, जैसे एक तो बता देना, मोमोज। हम आपको ब्रेकफास्ट लंच डिनर 4 दिन अगर बैक टू बैक मोमोज दें, 5वें दिन में हमको लगता है एक नॉर्मल आदमी बोलेगा भाई बस करिए, है ना। पॉइंट समझ रहे हैं मेरा बात? कि अगर आप कोई कमोडिटी को कंटिन्यूसली कंज्यूम करते जाते हैं उसका एडिशनल सेटिस्फैक्शन डिमिनिश करता है। क्या इसमें एक्सेप्शंस है? हाँ, जैसे मेरे लिए द टीवी शो फ्रेंड्स, कोई जैसे होता है ना, हम जितनी बार भी देख लें हमको उतना ही फनी लगता है। पैसे में लॉ ऑफ डीएमयू मैटर नहीं करता है, पानी में करता है। सोच, बहुत प्यास लगा है, पहला ग्लास पीता है, दूसरा ग्लास पीता है, तीसरा ग्लास पीता है, सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई कौन सा ग्लास करेगा, है ना। सो लॉ ऑफ डीएमयू वर्क्स। लॉ ऑफ डीएमयू डजंट वर्क विद पैशन, हॉबीज, समथिंग विच इज आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, समथिंग लाइक मनी। ये चीज़ पे लॉ ऑफ डीएमयू काम नहीं करता, पर बाकी सब कमोडिटीज़ पे लॉ ऑफ डीएमयू काम करता है। तो पहले आप समझिए, अवनी ने एक इंपॉर्टेंट बात उठाया, ये लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड कैसे है? ये तो एक अलग लॉ है। आप बोल रहे हैं कि हम कम खरीद रहे हैं क्योंकि दाम
बढ़ गया है या हम ज़्यादा खरीद रहे हैं क्योंकि दाम कम हो गया है ड्यू टू दिस, इससे पहले तक हमको ये पता ही नहीं था लॉ है। बात सही है। अब ये इससे कैसे रिलेटेड है, उसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा बाजार। वन सच बताइएगा आपका बार्गेनिंग स्किल कैसा है? बहुत बढ़िया है। चलिए चेक करते हैं। ठीक, हम हैं आलू वाले, आप हैं कंज्यूमर, आप आ रहे हैं मेरे दुकान में, आप बार्गेन करिएगा। आपको 1 kg नहीं लेना है, 2 kg नहीं लेना है, 10 kg लेना है। चलिए पूछिए कितने का है? पहले 1 kg तो पूछ, पहले 1 kg बोल। अच्छा ठीक है, बोलो। 1 kg तो 15 का है। हम 1 kg 15 करते, तुम मैथ कर लो। 9 kg कितने का है? तो मल्टीप्लाई करते 15 × 9। हम मैथमेटिशियन थोड़ी ना है। बहुत ही घटिया टेक्निक है तुम्हारा। तुम करो मेरे साथ डिस्कशन, पूछो 1 kg कितने का है? 1 kg कितने का है? 15 रुपया। अच्छा, मेरे को 10 kg चाहिए। यही हमको सुनना था कि हमको 10 लेना है। हो गया, ले लिया, सोल्ड, फ्री में ले जाओ। भैया पॉइंट क्या है? अगेन अरे अब तो क्या क्लास में तेरा, हमको लगा तेरा लैपटॉप में प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम है? लैपटॉप। श्रेयांशी आपको भी आवाज नहीं आ रहा है कि इसका झमेला है? उसका माइक भी बिल्कुल नहीं आ रहा। तुमको कैसे पता? हाँ अंशुमन तुमको कैसे पता? माइक खोल के सो। उसका माइक में प्रॉब्लम है, तुमको कैसे पता? हम चैट बॉक्स में कंफर्म किया ना उससे। अच्छा। चलिए हम फिर से देखते हैं, देखिए आवाज़ आता है कि नहीं। लॉ ऑफ DMU का मतलब ये है कि आप कोई कमोडिटी को जब कंटिन्यूसली कंज्यूम करते हैं उसका एडिशनल सेटिस्फैक्शन फॉल करता रहता है। अब वही बात जो हम बता रहे थे, हाउ इज इट रिलेटेड टू डिमांड। सो आर्यन व्हाट आई ट्राई टू एस्टैब्लिश हियर इज, क्योंकि हम ज़्यादा खरीद रहे हैं आप दाम कम करिए। सो ऑन अ फंडामेंटल लेवल सबकॉन्शियसली what he is saying to me is that because I am buying more, law of DMU will work and my satisfaction will fall. Please compensate by reducing the price. ये एक सबकॉन्शियस लेवल पे बात हुआ है जो उसको नहीं पता है, क्योंकि बच्चा का पहला सवाल ये होता है, भैया हम लॉ ऑफ DMU तो पहली बार सुने, वो लुंगी में बैठे अंकल को लॉ ऑफ DMU तो नहीं पता है, तो आप बोल रहे हैं कि वो दाम इसीलिए कम कर रहे हैं कि लॉ ऑफ DMU की वजह। सॉरी, हमेशा ट्रू है सर। अगर 10 kg अपने अलग-अलग इंसान को, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, है ना, याद कर, फॉर इट टू बी द लॉ ऑफ डिमांड मानना पड़ेगा। सो जैसे ही प्राइस, जैसे ही आप ज़्यादा खरीद रहे हैं, आपके मन में एक लॉ ऑफ DMU वाला चीज़ चल रहा है, क्योंकि मैं ज़्यादा ले रहा हूँ मेरा सेटिस्फैक्शन गिरने वाला है, दाम कम करो। अब बात समझिए मेरा, क्योंकि एक कॉमन बात है दैट I didn't know law of DMU. How do you think that the vegetable vendor is knowing law of DMU? क्या नाम बोले आपने अपना? मुस्कान, आप क्लास 4 में ग्रेविटी जानते थे? हम छत से फेंकते आपको तो आप नहीं गिरते नीचे। I have not studied gravity, so it does not apply on me. So even if you are oblivious to a law, does that stop the law from happening? आपको नहीं पता लॉ ऑफ DMU पर जीवन भर आपने बोला है ना, मम्मी रोज रोज दाल चावल मत बनाओ। लॉ ऑफ DMU हैज बीन वर्किंग फॉर यू जस्ट बिकॉज आप उसके बारे में आज पढ़ रहे हैं। न्यूटन जब डिस्कवर किया ग्रेविटी, क्या उससे पहले ग्रेविटी नहीं था? उससे पहले भी था। जस्ट बिकॉज आपको आज पता चल रहा है इस लॉ के बारे में, लॉ काम कर रहा था सर। सो अब देखिए मैं ट्राई करता हूं प्रूफ करने का। हुआ क्या, यथार्थ बोला, क्योंकि हमको ज्यादा लेना है मेरा मार्जिनल यूटिलिटी फॉल करेगा, उसके लिए सर आप मेरी प्राइस को कम करिए। आई नीड अ कॉम्पनसेशन। एंड आई डोंट नो आप ये रियलाइज करते हैं कि नहीं, मैं आपके साथ भी यही करता हूँ। आप हमसे एक सब्जेक्ट लें 1400 रुपया, 2 सब्जेक्ट पढ़े तो 2000। आई रियलाइज कि बच्चा को अगर मैं 2 सब्जेक्ट का ऑप्शन दे रहा हूँ, मेरा मुंह वो 4 बार देखेगा हफ्ते में, कहीं ना कहीं पक जाएगा। तो आई शुड रिड्यूस द प्राइस बिकॉज लॉ ऑफ DMU स्टेट्स दैट सेटिस्फैक्शन विल डिमिनिश।
सो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आप मेरे से ज़्यादा ले रहे हैं क्लासेस, आपका एडिशनल सेटिस्फैक्शन में एक डिमिनिश आएगा, इसीलिए मैं आपको कॉम्पनसेशन दे रहा हूँ। प्रूफ तो यही करना था कि प्राइस कमने पे हम ज़्यादा क्यों खरीदते हैं। बोल रहे हैं लॉ ऑफ डीएमयू की वजह से करते हैं। बोलिए सर, बोलिए। तो जब बल्क में लेते हैं उसका प्राइस गिरता है, इसका यही लॉजिक है क्या? इसका यही लॉजिक है। बोलिए सर। सर पर आप भी कॉम्पेंसेट करेंगे अपना प्राइस गिरा के, क्योंकि आपका सेटिस्फैक्शन गिर रहा है ना, तो वो तो मेरा लुकआउट और मेरा सेटिस्फैक्शन। तो हम आपको कैसे कन्विंस करें कि आप मेरा प्रोडक्ट लें। पर अगर मैं बेच रहा हूँ, मैं तो ये मेरे को नहीं पता है उसका सेटिस्फैक्शन कम हो रहा है, गिर रहा है। हाँ, क्योंकि लॉ ऑफ डीएमयू हम तो जानते हैं, ये हमको पता है कि कम हो रहा है। मैं नहीं ये वर्ल्ड का रूल है कि अगर वो कोई ज़्यादा लेगा आपसे, बाय 1 10% ऑफ, बाय 2 20, बाय 3 30% ऑफ। वो जानता है कि एक आदमी एक जीन्स अगर लेगा तो उसका सेटिस्फैक्शन रिलेटिवली एक जीन्स से हायर रहेगा, दूसरे में थोड़ा कम, तीसरा में और कम। इसीलिए अप टू 1000 10% ऑफ, अप टू 2000 20% ऑफ, अप टू 3000 30। आप ज़्यादा ले रहे हो, लॉ ऑफ डीएमयू काम कर रहा है सर आपके लिए। ये आपको नहीं पता, मेरे को नहीं पता, पर ये यूनिवर्सल लॉ है जो आपके और मेरे पढ़ने से नहीं चेंज हो जाएगा। पुचका वाला भी आपको ऐसा हरकत करके देता है कि आप हमसे अगर इतना रुपया के ऊपर कर लेंगे तो पर प्राइस हम आपके लिए कम कर देंगे। वो बेचारा अनपढ़ आदमी है, लेकिन वो लॉ ऑफ डीएमयू समझता है ना, क्योंकि लॉ ऑफ डीएमयू इज नॉट समथिंग दैट हैज बीन इन्वेंटेड, इट हैज बीन डिस्कवर्ड। ये पहले से था, है ना। पर्सनल लेवल पे द चेज इज ऑलवेज इंटरेस्टिंग। नहीं, पीछे भाग रहे हैं किसी के, भागेगा, जैसे ही वो मिल जाता है फिर वो सीन जोन और फिर ये सब ब्रेकअप और ये सब पे आप चले जाते हैं, है ना। इट्स ऑलवेज लाइक दैट। लॉ ऑफ डीएमयू नहीं, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डीएमयू। भैया जी बोलिए बोलिए। ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में जैसे शॉपिंग का एग्जांपल हुआ जी। जैसे फॉर एग्जांपल 10% ऑफ और शॉपिंग ऑफ 10,000 जी। तो उसमें तो जैसे 10,000 में बहुत सारे गुड्स खरीद सकते हैं। Correct. ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल तो भी अगर 10,000 के बाद अब जब 20,000 ले, पहले से तो ज़्यादा ले रहे हैं ना सर, क्राइटेरिया हो जाता है। डिफरेंट गुड्स की यूटिलिटी तो अलग है ना। है तो क्लोथ्स, अगर आप अलग अलग जगह से ले रहे हैं, मोस्टली ये 10,000 एक स्टोर के अंदर रहेगा। अब स्टोर के लिए, उनके लिए कमोडिटी तो एक ही है ना। तो जनरली अब ये एक ही टाइप के गुड्स पे रहता है। गारमेंट्स तो सिर्फ गारमेंट्स, कपड़ा मतलब ग्रोसरीज तो सिर्फ ग्रोसरीज। अब ग्रोसरी में आलू का यूटिलिटी अलग है, दाल का यूटिलिटी अलग है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट ओवरऑल है तो ग्रोसरी। सो क्योंकि आप एक चीज को एक्सटेंड कर रहे हैं, रिलेटिवली उसका सेटिस्फैक्शन कम हो जाता है। दैट इज द आइडिया बिहाइंड इट। क्लियर है। दूसरा पॉइंट जो आर्यमन बोला, इसका नाम है इनकम इफेक्ट। अक्षत और हम अब फिर बाजार चलते हैं। अक्षत जाता है, बोलता है कि हम ना 20 रुपया का 5 एप्पल लेते हैं, घर का कंजम्पशन डेली 5 एप्पल है। अगले दिन जाता है सर 10 रुपया। अच्छा, घर से लेके कितना निकलता था हर सुबह? रुपया 20 का एक है, 5 खरीदता था तो भी 20 रुपया लेके जाता था, 100 रुपया लेके जाता था। आज भी 100 रुपया लेके गया है। दुकानदार को बोला कितना कर गया एप्पल? बोला सर आपके लिए 10 रुपया। अब मेरे को एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछना है आपसे, उसका घर का रिक्वायरमेंट कितना है? 5। अगर वो 5 ही खरीदे, वंश कितने का खर्चा करेगा? 50 रुपया का इनकम बड़ा है कि परचेसिंग पावर, कि दोनों सेम है? इनकम में चेंज हुआ है क्या? रियल इनकम में चेंज बोलते हैं इसको। जब प्राइस के कम हो जाने की वजह से आपके पैसे बचने लगते हैं, या तो वो यही कमोडिटी और खरीद लेगा, या ये 10 रुपए में खरीदेगा और बाकी कुछ और खरीदेगा। इसी को बोला जाता है इनकम इफेक्ट। बच्चों के मिस्टेक जानते हैं क्या है यथार्थ? इनको लगता है ये पॉइंट और इनकम ऑफ द कंज्यूमर वाला पॉइंट सेम है। आप हमको बताइए डिफरेंस क्या है? इनकम ऑफ द कंज्यूमर आपने एक पॉइंट किया था, याद है? इसमें और इसमें अंतर बताइए। बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा। इनकम तो पहले, इनकम इफेक्ट तो बाद में आता है, पहले इनकम आता है। पहले जितना इनकम होएगा उसके हिसाब से खरीदेगा।
नहीं, उसमें भी आप पढ़े थे इनकम राइजेस डिमांड राइजेस, इनकम फॉल्स डिमांड फॉल्स। नहीं नहीं, ये तो नॉर्मल गुड्स। इंफीरियर गुड्स में पढ़े थे इनकम राइजेस डिमांड फॉल्स, इनकम फॉल्स डिमांड राइजेस। हम बोल रहे हैं इसमें और ये वाला चीज में फर्क क्या है मेजर। क्योंकि अपना डिमांड तो सेम ही थोड़ी ना। नहीं नहीं, डिमांड चेंज होगा। देखिए आप, इसने ये बोलेगा हमको 10 ठो एप्पल दो, अभी उसे कंजम्पशन तो 5 का ही करता है। पर बेबी कल खा लेगा, डिस्काउंट में मिल रहा है। इनकम में चेंज थोड़ी है। यही मेन पॉइंट है, यहां प्राइस का चेंज है, यहां इनकम में चेंज हो रहा था। इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज अबाउट व्हाट, अदर फैक्टर्स, बट व्हाट आर यू एक्सप्लेनिंग इन इनकम इफेक्ट? द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड इज रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। सो व्हाट चेंज, इनकम और प्राइस। बोल रहा है ड्यू टू अ चेंज इन प्राइस, प्राइस फेल डाउन, योर रियल इनकम। ये वर्ड अगर आप नहीं यूज करेंगे मार्क्स कट जाएगा। अगर आप सिर्फ इनकम लिख के आ गए, गया। बिकॉज इनकम का चेंज का मतलब है अक्षत निकला ही 200 रुपया लेकर है, उसका इनकम बढ़ा है। उसका इनकम नहीं बढ़ा है, वो 100 था, 100 ही कमाता है अभी भी। हुआ क्या, दाम कम हो गया। दाम कम हो जाने की वजह से उसका परचेजिंग पावर बढ़ गया, इसीलिए ना वो ज्यादा खरीदता है। लिखिए एक बार, रियल इनकम रेफर्स टू द चेंज इन परचेजिंग पावर ड्यू टू अ चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। The real income refers to the change in purchasing power due to a change in the price of the commodity. मैं एक सवाल पूछता हूं सर यथार्थ फिर आपसे, मेरे 150 स्टूडेंट से 200 स्टूडेंट हो जाते हैं क्लास 12 में, मेरा इनकम में चेंज है कि रियल इनकम में? इनकम में चेंज है, मैं कमाता ज़्यादा हूँ। लेकिन प्राइस प्राइस तो चेंज, मैं क्या बोला आपको, 150 से 200 हो गया, कमाई ज़्यादा रहा हूँ। फिर पूछ रहा हूँ रियल इनकम में चेंज है कि कमाई बढ़ गई है? अब हुआ क्या, मेरा पेट्रोल का खर्चा, मेड का खर्चा, ये सारी चीज़ों का खर्चा कम हो गया। जो मैं खरीदता हूँ ना, भगवान की कृपा से सब चीज़ का दाम गिर गया, कमाता मैं उतना ही हूँ मान लीजिए। इनकम में चेंज हुआ है कि रियल इनकम में? रियल इनकम में। फ़र्क समझ पा रहे हैं? एक में मेरा प्राइस कांस्टेंट है, किस में? जब इनकम चेंज हो रहा है, और एक में मेरा इनकम कांस्टेंट है जहां प्राइस चेंज हो रहा है। एक चेंज इन डी है, याद है कि भूल गए हैं, और एक चेंज इन क्यू डी है। इनकम इफेक्ट में क्या है, चेंज इन क्यू डी। हाँ, इनकम इफेक्ट में सर क्लियर करिए, यही मैं बोल रहा हूँ टेक्निकल है। इनकम इफेक्ट में चेंज क्या हुआ था, इनकम की प्राइस, और प्राइस के साथ क्या बोलते हैं, क्यू डी। और वहां पे मैं क्या लिखा, इस बार लिखते समय भी हिंट दिया था, वहां प्राइस में परिवर्तन नहीं था, कमा में ज्यादा रहा था। अब क्या ना, दोनों में इनकम है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, इनकम द कंज्यूमर, रीजन फॉर डाउनवर्ड स्विंग, इनकम इफेक्ट, वो सेम ही होगा। अभी जमीन आसमान का फर्क है, वहां इनकम में चेंज था, यहाँ प्राइस में चेंज है। भाविका ये पॉइंट ना लॉ ऑफ डीएमयू वाला तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, पर पहले इनकम इफेक्ट वाला सुनना प्लीज। और अगर अंशुमान बुक है, और क्या नाम था बच्ची का, श्रेयांशी, अगर आपके सामने बुक है तो प्लीज रीड करिए, पढ़ के सुनाइए, थोड़ा जोर से पढ़िए ना थोड़ा। रियल इनकम, रियल इनकम का चेंज किसकी वजह से हुआ चेंज, प्राइस का वजह से। जो पूछा अंकित कि कैसे डिफाइन करते हैं, उसी को रियल इनकम बोल रहा है। दाम के बदलने की वजह से पॉकेट में पैसे बच जाए या कम हो जाए, उसको रियल इनकम बोला जाता है, परचेजिंग पावर। क्लियर है? थिंग्स हैव बिकम मोर एक्सपेंसिव, यू अर्न द सेम अमाउंट बट स्टिल you will save less amount, your real income has gone down.